क्लास 7th के सभी बच्चों को नमस्ते। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। 7th क्लास का जो ये सामाजिक विज्ञान का जो ये वीडियो है वो पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने जो पहला वीडियो था उसमें मैंने ये जो पार्ट था पहला, इस पार्ट का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। यानी हजारों वर्षों के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए, समय के साथ क्या क्या बातें बदली, क्या क्या बातें नहीं बदली, कैसे कैसे काम हुए, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो जो मैं ये लिखा हुआ है पॉइंटों में, आपको भी साथ साथ में लिखना है और लिखने के साथ में इसको याद करना है। करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप पार्ट नंबर 1 डालो, पार्ट का नाम लिखो हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। पाठ का नाम क्या है? हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। लिख लिया। लिखने के बाद में अब आपको जो मैं समझा रहा हूँ धीरे धीरे जो ये पॉइंट है वो आपको लिखने हैं। लिखने के साथ साथ में आपको याद भी करना है। तो हजारों वर्षों के दौरान हुआ परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? देखो 700 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी के बीच में जो परिवर्तन हुए हैं वो हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे कि 700 से लेके 1750 ईस्वी के मध्य क्या क्या परिवर्तन हुए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। देखो क्या क्या परिवर्तन हुए, वो परिवर्तन इस पाठ में आपको बताए गए हैं। पहला परिवर्तन की हम बात करते हैं। पहला परिवर्तन कैसा? 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता, 12वीं सदी में, जो 12वीं सदी है लगभग 1154 के अंदर, आप लिख लेना, लगभग 1154 के अंदर एक भूगोलवेत्ता थे, यानी भूगोल की जानकारी रखने वाले थे। उनका नाम था अल इंद्रिसी। क्या नाम था? अल इंद्रिसी। इन्होंने एक भारत उपमहाद्वीप को लेकर, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसको लेकर एक नक्शा बनाया, एक मानचित्र बनाया कि भारत ऐसा है। दक्षिणी भारत का बनाया था। वैसे इन्होंने दक्षिणी भारत का मतलब है कि जो ये भारत है नीचे का, श्रीलंका और ये भारत, यहां तक इन्होंने एक नक्शा आपके किताब में दिया हुआ है। एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें आपके दिया हुआ है। हमारे अतीत नाम से एक किताब है 7th क्लास में, एक नक्शा बनाया है। ये नक्शा इन्होंने 1154 में बनाया था ईस्वी में। इस नक्शे के अंदर, और इस नक्शे के बनाने के बाद में लगभग 600 वर्ष पहले, लगभग 600 वर्ष पहले मतलब 1720 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में एक और भूगोलवेत्ता थे। उन भूगोलवेत्ता का नाम था विलोम द लिस्ले। क्या नाम था? विलोम द लिस्ले। इन्होंने भी एक मानचित्र जारी किया सन 1720 में। उस 1154 वाले मानचित्र यानी अल इंद्रिसी के मानचित्र और विलोम द लिस्ले के मानचित्र में काफी अंतर था। अंतर कैसे? उन्होंने कुछ जगह बनाई ही नहीं जो थी भारत के अंदर। उन्होंने कुछ जगहों का नाम लिखा, वो नाम इनके नक्शे में अलग था। नाम अलग कैसे? देखो, जैसे प्राचीन भारत में जो भारत का एक राज्य है, उस राज्य का नाम है यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। आपने नाम तो सुना होगा। अभी हम उसको यूपी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश बोलते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में उस जगह का नाम था कन्नौज। उस जगह का क्या नाम था? कन्नौज। यानी बातें बदली, बातें बदल रही है तो नक्शा भी बदला। तो नक्शा बदल, देखो आपको ये इनके नाम याद नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि नक्शों में 600 वर्षों के काल अवधि के अंदर, 600 वर्षों के समय के अंदर नक्शे क्या होते गए? बदलते गए, यानी नक्शा बदला। दूसरी बात हम करें, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख का मतलब है कि पहले के जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे, एक पत्थर की शिला ले लेते थे और उस पर कुछ उत्कीर्ण यानी लिखवा लेते थे। क्या लिखवाते थे?
वो अपने राज्य के कुछ नियम, कुछ कानून या किसी अन्य राज्यों पर अधिकार, राजाओं की विजय, राजाओं के निर्माण, उसके बारे में बातें लिखवाते थे। जैसे आज के समय में हम अभिलेख देखते हैं, जैसे आपने कभी कोई भवन, कोई घर देखा होगा जिसके बाहर एक पत्थर सा लगाया होता है, कोई व्हाइट कलर का, कोई ब्लैक कलर का, उस पर उस घर का नाम, घर किसने बनवाया और पता, सारी बातें लिखी हुई होती है। आपने कभी देखा होगा। वही उस टाइम में अभिलेख होता था। आज के समय में कुछ ज्यादा ही हम आधुनिक हो गए हैं तो कुछ अच्छा बनाते हैं, नाम भी अच्छा लिखते हैं, लेकिन उस समय में एक पत्थर की शिला लेते थे और उस शिला पर राजा अपने नियम, कानून, अपनी विजय, उसने क्या क्या बनवाए हैं, ये सारी बातें वो लिखते थे। ठीक है, तो ऐतिहासिक अभिलेख मिले हमको, हमने खुदाई की, खुदाई करने के बाद हमको मिले। उस अभिलेख में तारीख भी लिखी होती, राजा का नाम और कुछ लिखा होता। यानी जैसे जैसे हमने अभिलेख ढूंढे वैसे वैसे अभिलेखों में क्या है, भाषाएं हमें अलग अलग मिलने लगी, कई तरह की भाषाएं मिली। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि भाषाएं भी समय के साथ साथ बदली। यानी उस समय मानचित्र तो बदले ही बदले, लेकिन भाषाएं भी बदलती गई। क्यों? क्योंकि अभिलेख भी हमें अलग अलग भाषा, अगर सारे अभिलेख एक ही भाषा में मिलते, मान लो कि सारे जो अभिलेख हैं वो संस्कृत में लिखे होते हैं, तो भाषा संस्कृत थी, कोई अन्य भाषा ही नहीं। जैसे भगवान श्री राम के समय संस्कृत भाषा का प्रचलन था, लेकिन वर्तमान में आज हम हिंदी, इंग्लिश यानी भाषाएं बदल रही है, तो उस समय भी भाषाएं बदली। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मध्य युग फारसी यानी ईरान के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां के लोग एक भाषा बोलते हैं, उस भाषा को कहते हैं फारसी भाषा। क्या कहते हैं? फारसी। इस फारसी भाषा का भी रूप बदला, यानी मध्य युग की जो फारसी भाषा है और आधुनिक यानी आज की जो फारसी भाषा है उसमें अंतर है, वो अलग अलग है। तो एक बात तो समझ में आई कि भाषाएं भी बदली हैं। आपको तो बस इतनी बात है, ये आपको याद नहीं रखना कि अभिलेख मिले हैं, तो आपको ये कंसेप्ट समझना है कि हाँ अभिलेख मिले हैं तो क्या असर, अभिलेख मिले हैं तो अभिलेखों में भाषाएं भी मिली है, भाषाएं अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग है तो समय के साथ भाषाएं भी बदल रही है। अगली हम बात करते हैं भाषा के अलावा शब्दों के अर्थ में भी कई बदलाव आए हैं। ये भी आपको एक बात याद रखनी है कि भाषा तो बदली है, तो भाषा के अंदर जो अर्थ हैं वो अर्थ भी बदले हैं। जैसे कि उस समय हिंदुस्तान शब्द था, लेकिन बदल कर आज क्या हो गया, भारत हो गया। यानी पहले हिंदुस्तान था, आज भारत। पहले हिंदुस्तान का मतलब क्या था? देखो, पहले हिंदुस्तान का मतलब था पंजाब, यानी सिंधु जो नदी थी उस नदी के आसपास का क्षेत्र, वो बोलते थे हिंदुस्तान। पहले के जो इतिहासकार रहे वो हिंदुस्तान बोलते थे। यानी दिल्ली में जो राज कर रहा है उसके पास में जो गंगा और यमुना के बीच में जो क्षेत्र है उसको हिंदुस्तान बोला जाता था। लेकिन आज जो संपूर्ण भारत है, संपूर्ण यानी ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कर्नाटक तक संपूर्ण जो क्षेत्र है उसे हम भारत बोलते हैं। ठीक है, तो शब्दों के अर्थ में भी कई बदलाव आए। अगली अगर हम बात करें, जैसे कि 13वीं शताब्दी में एक इतिहासकार है, फारसी इतिहासकार, उनका नाम था मिन्हाज-ए-सिराज। क्या नाम था? मिन्हाज-ए-सिराज। उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, उन्होंने हिंदुस्तान किसको कहा? पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर राज करने वाले जो राजा थे उसके अधीन में जो क्षेत्र आता था वो उसको हिंदुस्तान नाम देता था। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो 16वीं सदी में एक मुगल बादशाह था, आपको नाम होगा। 16वीं शताब्दी के आसपास कौन सा मुगल बादशाह था? बाबर। आपने नाम सुना होगा। बाबर जो भारत के अंदर 1927 के खानवा के युद्ध और उससे पहले जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो युद्ध जीतकर भारत का बादशाह बना। ठीक है, नाम सुना होगा। उसने पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान को हराया और हराकर
भारत की राजगद्दी पर बैठ गया। उसने हिंदुस्तान का अर्थ यहाँ के लोगों को, लोग जो रहते हैं उन लोगों की संस्कृति के आधार पर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ ये हिंदू लोग हैं, ये हिंदू लोगों की अलग संस्कृति है, तो उन्होंने उनको नाम दिया हिंदुस्तान। तो कुछ तो क्या कर रहे हैं, कुछ तो इलाकों को देकर दे रहे हैं। जैसे जो फारसी इतिहासकार आए थे 12वीं, जो मैंने आपको 13वीं सदी के पास बताया, मिनहाज ए सिराज, वो तो क्या करते हैं, वो तो इलाके को देख कर कहते हैं कि सिंधु नदी के पास है तो सिंध को हिंद बोला और हिंद को हिंदुस्तान बोला। लेकिन बाबर ने क्या किया, बाबर ने वहां की संस्कृति देखी कि हाँ ये हिंदू है, हिंदू की संस्कृति है, तो इसको हिंदू जो जहां रहते हैं उसे हिंदुस्तान बोला गया। ठीक है, एक ने जगह देखकर बोला, दूसरे ने वहां की संस्कृति को देखकर बोला। अगली हम बात करते हैं, उसके बाद 14वीं शताब्दी के आसपास एक और इतिहासकार थे, उनका नाम था खुसरो। पिछली वाली क्लास में भी मैंने बताया, उन्होंने यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखकर उसका नाम हिंदुस्तान दिया। उन्होंने यहाँ के पहाड़ों, यहाँ के वनों, यहाँ की नदियों, यहाँ की जलवायु को देखकर उसका नाम क्या दिया, हिंदुस्तान। तो अलग अलग हिंदुस्तान का मतलब क्या है आपको समझ में आया? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई तो यहाँ का जो क्षेत्र है सिंधु नदी के उसको कह रहा है, कोई यहाँ की संस्कृति को देखकर कह रहा है, कोई यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखकर कह रहा है। यानी नाम तो एक है, नाम तो क्या है, देखो नाम तो है हिंदुस्तान, लेकिन अर्थ कई सारे हैं। तो इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि शब्दों के अर्थों में भी बदलाव आए हैं। ठीक है, शब्द के अर्थ भी क्या है, धीरे धीरे बदले हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, देखें यहाँ के लोग थे, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, एक और आपको लास्ट लिखना है, लिख लेना, एक और पॉइंट लिखो आप। देखिए देखो, एक नाम आता है विदेशी। क्या नाम आता है? विदेशी। आज के समय हम विदेशी किसे बोलना है आपको पता है? विदेशी क्या है आज के समय? आपको पता है कि विदेशी क्या है? विदेशी का मतलब जो भारतीय नहीं है, जो भारत के अंदर उसका मूल स्थान नहीं है, वो बाहर से आया है, वो विदेशी है। लेकिन मध्य युग में, आज का देखो विदेशी का मतलब आपको पता है जो भारतीय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उस समय के विदेशी लोग जो थे वो किसको मानते थे, जो भारत के लोग थे वो विदेशी किसको मानते थे, वो आपको बता रहा हूं। देखो मध्य युग यानी पहले का समय है, वो 700 से 1750 ईस्वी। मध्य युग में, ये आपको उतारना है, मध्य युग में लोग, मध्य युग के अंदर जो लोग थे वो क्या करते थे, किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति है, लोग गांव में आने वाले अनजान व्यक्ति, अनजान यानी जान पहचान का नहीं है, अनजान व्यक्ति जो उनकी संस्कृति से परिचित ना हो, उनकी संस्कृति से अपरिचित हो। अपरिचित का मतलब यानी कि आज हमारे गांव में कोई व्यक्ति आया तो हम उसे विदेशी नहीं कहेंगे। मान लो कि हम रह कहाँ रहे हैं, जैसे मैं अभी बीकानेर में हूं, तो मैं अगर जयपुर जाऊंगा तो जयपुर वाले लोग मुझे विदेशी थोड़ी कहेंगे क्या बताओ?
नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं भारतीय हूँ, भारत के अंदर रहता हूँ, तो मैं विदेशी नहीं हूँ। लेकिन उस समय के लोग क्या करते थे, अगर कोई किसी के गांव में आ गया और उसे उसकी संस्कृति का पता नहीं है, जैसे मान लो कि कोई हिंदू है, हिंदू रह रहा है और सिख उस गांव में आ गया, कोई सरदार उस गांव में आ गया, तो उसे क्या बोलेंगे कि ये तो विदेशी है। लेकिन आज अगर बीकानेर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी रह रहे हैं, हम एक दूसरे को विदेशी नहीं मानते। ठीक है, तो अपरिचित हो उसे क्या कहते थे, अपरिचित हो और समाज का अंग नहीं हो, समाज में नहीं रह रहा, समाज का अंग नहीं हो, उसे विदेशी कहते थे, उसे विदेशी कहते थे। समझ में आई इस बात कि विदेशी क्या। अब देखो पता चला कि अर्थ बदला है, शब्द क्या है, विदेशी। आज विदेशी हम किसी और को कहते हैं, यानी जो भारत में नहीं रहता, भारत से बाहर से आया है, जो भारत के नहीं है वो विदेशी है। लेकिन उस समय विदेशी किसे कहते थे, उस समय विदेशी कहते थे जो उनकी संस्कृति को नहीं जानता, जो अनजान है और जो समाज का अंग नहीं है, वो क्या कहलाता था, विदेशी कहलाता था। तो आज का आपको समझ में आया होगा, आप इतना नोट करें और इसको याद करें। बाकी की बातें हैं, देखो आप बुक अगर किसी के पास नहीं है तो आप अरेंज अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो आपको ऐसे तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, कोई इलाज नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी बातें हम करेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।